चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हमने संविधान के एक नए अध्याय पर विचार करने के लिए तय किया है। संविधान पर समय समय पर पूरे देश में चर्चा गर्म रहती है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। पक्ष और विपक्ष आपस में डिस्कस करते हैं, जनता के बीच तक बात जाती है समाचारों के माध्यम से, जनता भी इस दिशा में रुचि लेती है। ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि संविधान के कुछ सवालों के बारे में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के क्या विचार थे। आइए हम जानते हैं संविधान की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जवानी। इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न जो आज उठाए जा रहे हैं वह शुरू से ही उठाए जाते रहे हैं और उनके बीच बीच में जवाब आते रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि आलोचनाओं की बात करें तो इसके संबंध में जो की गई हैं, यह कहा गया है कि संविधान के इस मसौदे में ध्यान दिलाने वाली बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने उस समय यह उल्लेख किया था कि इस मसौदे में कोई नई बात नहीं है। यह कहा गया है इसमें करीब आधा तो भारत सरकार के सन 1935 के एक्ट से लेकर ज्यों का त्यों रख दिया गया है और शेष विभिन्न देशों के विधान से लिया गया है। इसमें अपनी मौलिकता बहुत कम है। बाबा साहब कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, विश्व के इतिहास के वर्तमान काल में जो विधान बनाया जाएगा उसमें आखिर कोई क्या नई बात हो सकती है। आज करीब एक शताब्दी से कुछ अधिक समय बीत गया जबकि विश्व का पहला लिपिबद्ध विधान बना था। तब से इसी प्रथम विधान के आधार पर बहुत से देश अपने अपने विधान का निर्माण करते आ रहे हैं। विधान के दायरे में क्या क्या बातें आनी चाहिए, यह बात बहुत पहले ही तय हो चुकी है। इसी प्रकार सारी दुनिया में यह बात भी मान ली जा चुकी है, स्वीकार कर ली गई है कि विधान की बुनियादी बातें क्या हैं, बेसिक बातें क्या हैं। इन सर्वसम्मत सिद्धांतों के आधार पर जो भी विधान बनेंगे उनमें मुख्य मुख्य प्रावधानों के संबंध में निश्चय ही सादृश्य होगा, एकरूपता होगी। इस युग में इतने विलंब से जो विधान बनेगा उसमें अगर किसी नई बात का समावेश किया जा सकता है तो वह केवल इसी अभिप्राय से किया जा सकता है कि प्राचीन विधानों की त्रुटियों को दूर कर, कमियों को दूर करके उसे देश की वर्तमान जरूरत के अनुसार बनाया जाए। प्रस्तुत विधान अन्य देशों के विधानों की केवल नकल मात्र है। इस आरोप का निश्चय ही यही कारण है कि आलोचकों का विधान विषयक अध्ययन अपर्याप्त है, कम है। बिना जाने समझे लोग आलोचना करना तो जरूरी समझते हैं। यदि अच्छी जानकारी हो तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं यह पहले बता चुका हूं कि अपने विधान के मसौदे में नई बात क्या है और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने अन्य देशों के विधानों का अध्ययन किया है और इस विषय पर तटस्थ हो, शांत चित्त हो, विचार करने के लिए तैयार हैं, वे यह मानेंगे कि मसौदा समिति पर कदापि यह दोषारोप नहीं किया जा सकता कि विधान निर्माण में उसने आंख बंद कर गुलामों की भांति और विधानों की नकल की है।
जैसा कि उसके विरुद्ध कहा जाता है। इस अभियोग के संबंध में कि इस मसौदे में भारत सरकार के 1935 के एक्ट का ही एक बृहद अंश रख दिया गया है। एक बड़ा हिस्सा 1935 के भारत सरकार के एक्ट का हिस्सा रख दिया गया है। मुझे क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं से भी कोई चीज ली जाए, इसमें लज्जित होने का कोई कारण नहीं है। यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। विधान की बुनियादी बातों के लिए किसी व्यक्ति को भी एकाधिपत्य नहीं प्राप्त है। मुझे दुख इस बात का है कि भारत सरकार के 1935 के एक्ट से जो प्रावधान लिए गए हैं, अधिकांशतः उनका संबंध शासन के विस्तार की बातों से है। मैं मानता हूं कि विधान में शासन संबंधी ब्यौरों का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। स्वयं मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर मसौदा समिति ऐसा मार्ग निकाल पाती जिससे विधान में ये बातें न शामिल की जाती, पर आवश्यकता इन्हें आवश्यकतावश इन्हें शामिल करना ही पड़ा और उनको विधान में रखने का यही औचित्य है। ग्रीस के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री ग्रोट ने कहा है, किसी भी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सरकार के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि वैधानिक नैतिकता का प्रसार न केवल वहां के बहुसंख्यक लोगों में ही बल्कि देश के समस्त नागरिकों में किया जाए, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली और दुस्साध्य हठी अल्पमत वाला वर्ग, चाहे वह स्वयं इतना शक्ति संपन्न न हो कि शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सके, पर स्वतंत्र शासन का कार्य संचालन दुरूह या कठिन तो बना ही सकता है। वैधानिक नैतिकता से ग्रोट का अभिप्राय यह है, बाबा साहब यहाँ स्पष्ट करते हैं, विधान के स्वरूपों के प्रति ऐसी परम श्रद्धा हो जो उनके स्वरूपों के अधीन रखकर और उनके अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकारियों की आज्ञाओं को मनवाती हो, किंतु साथ ही निश्चित विधि प्रतिबंधों के अधीन भाषण तथा कार्य स्वातंत्र की वृत्ति पैदा करती हो और साथ साथ उन्हीं प्राधिकारियों के लोक कार्यों के बारे में अबाधित आलोचना की सुविधा देती हो और इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक के मन में यह विश्वास भी पैदा करती हो कि दल संघर्ष जनित कटुता के होते हुए भी संविधान के स्वरूपों के प्रति उसके विरोधियों के हृदय में वही आदर होगा जो उसके हृदय में है। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है कि प्रजातंत्रात्मक विधान को शक्ति पूर्वक चलाने के लिए नैतिकता का प्रसार आवश्यक है, किंतु इससे परस्पर सन्नद्ध दो बातें जिन्हें दुर्भाग्य से लोग नहीं जानते। उनमें एक तो यह है कि शासन पद्धति का विधान पद्धति से बड़ा सन्निकट संबंध है। शासन पद्धति भाव और स्वरूप दोनों की ही दृष्टि से विधान पद्धति के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि विधान के स्वरूप को बदले बिना ही केवल शासन प्रणाली में परिवर्तन करके विधान को पूर्णतः उलट देना तथा शासन को विधान की भावना के अनुरूप और प्रतिकूल बना देना बिल्कुल संभव है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि केवल वहीं पर जहां लोगों में वैधानिक नैतिकता का प्रसार है, जैसा कि उपरोक्त इतिहासवेत्ता ने बताया है, इस बात की जोखिम उठाई जा सकती है कि शासन के विस्तार की बातों को ध्यान में न रखकर उन्हें विधानमंडल पर छोड़ दिया जाए। अब प्रश्न यह है कि क्या वैधानिक नैतिकता का प्रसार हम संभव मानते हैं? वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक है,
प्रकृतिजन्य नहीं होती। इसे तो अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। इसे फिर से सुन लें। वैधानिक नैतिकता की भावना स्वाभाविक प्रकृतिजन्य नहीं होती। इसे तो अभ्यास द्वारा अपनाना होगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देशवासियों को अभी भी इसे सीखना है। भारतीय भूमि स्वतः ही अप्रजातंत्रात्मक है और यहाँ प्रजातंत्र केवल एक ऊपरी आवरण है। ऐसी परिस्थिति में शासन संबंधी नियमों को निश्चित करने का काम विधानमंडल पर न छोड़ना ही श्रेयस्कर है। यही कारण है कि प्रस्तुत विधान में इन नियमों को स्थान दे दिया गया है। अगली बार हम दूसरी आलोचना की बात करेंगे। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए एक टॉपिक समाप्त हुआ। और बहुत बहुत साधुवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। एक बार पुनः आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।